मित्रों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इस समय संपूर्ण लोकतंत्र के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उन्हें सजा हुई और यह बहुत समय से भारत की संसद के द्वारा बनाया नियम है जिसके तहत उनकी सदस्यता स्वतः चली गई। जैसे अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट खारिज हो जाए तो आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हों तो वह स्थान स्वतः आपका खारिज हो जाता है। यह इसमें लीगल पोजीशन है और यानी इसके लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों एस्पेक्ट हैं। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है और यह हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह भारत और भारत की परंपरा का अपमान है। और याद करिए, अहंकार की बात हम क्यों कह रहे हैं? अहंकार इसी नियम के तहत बनने वाले अध्यादेश को फाड़ने में भी था और आज पालन करने में भी है। दूसरा, हमारे हृदय में जो पीड़ा है, गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा, असत्य और हिंसा दोनों के प्रतीकों को सामने लेकर फिर आप यह आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे अधिक हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर, यानी गांधी परिवार की पृष्ठभूमि को देखकर दी जानी चाहिए। यानी यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके अंदर भी एक संवैधानिक विषय है कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के न्यायिक विवेक से अपने को ऊपर समझती है। It means Congress party considered themselves superior than the judicial jurisprudence of the courts, and they will decide that in what manner and on what basis the court should give their final verdict. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद, जिसे कहावत है ना हिंदी में, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। वैसे
एक सरकार में 2 प्रधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी 2 प्रधान चला रहे हैं, यानी 2 प्रधान चला रहे हैं और परिवार के लिए 2 विधान इन्हें आज भी चाहिए। और फिर प्रमोद तिवारी जी कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए, तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है, और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। आपकी माता जी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? पृष्ठभूमि तो और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, और यहां पर विषय उससे भी ज्यादा है। भारत के पिछड़े समाज के प्रति इस प्रकार का दुराग्रह, और उसके बाद आप जिस बेशर्मी के साथ उस चीज का समर्थन कर रहे हैं वो दुखद है, पीड़ादायी है। ईमानदारी तो यह कहती थी कि आपको क्षमा याचना करनी चाहिए थी, और दुख की बात यह है कि ये जितने भी अपने को पिछड़े दलितों के अलंबरदार बनते हैं वो अचानक मौन साधना में क्यों चले गए? इतना बड़ा बयान, जातिगत अपमान पूरे पिछड़े वर्ग का किसी अन्य ने कर दिया होता तो पूरे देश में आग लगा दी होती, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे अलंबरदार मौन साधना में चले गए। बड़े आश्चर्य की बात है जो ये कहते हैं थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, वो 2 सरनेम के आधार पे भ्रष्टाचार की जाति बताने लगते हैं। कितनी डुप्लिसिटी ऑफ द कैरेक्टर है इनमें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, शायद राहुल गांधी जी के लिए चोर शब्द बहुत भारी पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको इसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लिखित माफी मांगनी पड़ी। मान्यवर, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं पृष्ठभूमि यह है, न्यायालय के द्वारा लिखित माफी मांग चुके हैं, न्यायालय के द्वारा बेल पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और न्यायालय के निर्णय को मिसकोट करने के लिए अनकंडीशनल एपोलॉजी मांग चुके हैं। तो आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह सत्याग्रह किस लिए, मैं स्पष्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह तथाकथित सत्याग्रह किस लिए है? आपने पिछड़ी जाति का अपमान किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए, या न्यायालय ने आपको सजा दी है तो न्यायालय के विरुद्ध है, या भारत के जिस नियम के तहत आपको उस सजा के कारण डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है उसके विरुद्ध है, या हिंसा में शामिल लोगों को आपने इसमें साथ में लिया है तो यह अहिंसा के विरुद्ध है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई लोकतंत्र के लिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर राजनैतिक अहंकार का पूर्वाग्रह जिन लोगों में है और पिछड़ी जातियों के प्रति दुराग्रह जिन लोगों में है, यह उनके अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। और यदि मैं कहूं कि बहुत दुख की बात है, यह किसी भी भारतीय के लिए पीड़ा की बात है कि महात्मा गांधी की समाधि पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यदि ये लोग करते हैं तो गांधी जी के सत्याग्रह और इस तथाकथित सत्याग्रह में उतना ही अंतर दिखता है जितना पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत में। धन्यवाद। सुधांशु जी, प्रियंका गांधी भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से करती है, इसको देखिए बहुत दुखद बात है, इससे पहले भी कांग्रेस के लोग ये कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस भारत और भारतीय परंपरा की वो बात करती हैं, मुझे लगता है ये तो वो लोग हैं, बताइए आज कहां बैठे हुए हैं? मैंने तो ये बात पहले बोल दी, गांधी जी की समाधि पे जिस पे लिखा हे राम। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। और ये राम के मंदिर के खिलाफ खड़े, राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ खड़े, राम को काल्पनिक बताने वाले
आज अपने अहंकार को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यह बात कही, वही अंतर है जो भगत और बगुला भगत में। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि ये जो आप लोगों ने इनकी सदस्यता खत्म करवाई है, जो वो कह रहे हैं, वो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है उनको। अब वो पूरे देश में आंदोलन करेंगे और बीजेपी की सच्चाई करेंगे। देखिए, मैं अन्यथा नहीं कहना चाहता। जिसको वो तथाकथित हथियार कह रहे हैं, ऐसे कितने ही हथियार वालों के तो वो साथ में खड़े रहे हैं। उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की हथियार वालों के साथ, और उस हथियार के द्वारा उन्होंने लोकतंत्र को घायल किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत साफ, पुनः मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो साफ करें कि इनका तथाकथित सत्याग्रह किसके खिलाफ है। पिछड़ी जातियों का अपमान किया, उसको न्याय संगत ठहराने के लिए, फॉर विच दे आर डूइंग दिस। दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई that what they have used the dastardly words against the OBC community, or they are doing this against the judgment of the court, or doing this against the law of the parliament, or doing this because they are incorporating people who are involved in the violence. So this is against the non-violence. They should make it very clear. सुधांशु जी, न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि आप ओबीसी समाज का अपमान करें, तो उस पर राहुल गांधी बौखला गए। वो कहने लगे कि आपको तो होगा नहीं चाहिए। इस पर पत्रकारों का भारी विरोध है। इस पर देखिए, इसमें दो बातें हैं। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति के, उनकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो चिर युवा हैं, 50 पार करने के बाद भी युवा हैं। चिर व्याकुल भी हैं, आप देखेंगे वो हमेशा एजिटेटेड रहते हैं। पर चिर व्यथित भी हैं, दुखी भी हमेशा रहते हैं। और चिर कुपित भी हैं, गुस्से में भी हमेशा रहते हैं। तो ही इज ए परपीचुअली यूथ, परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड परपीचुअली एजिटेटेड। तो दिस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक। और जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद वो पत्रकार शायद कांग्रेस बीट के ही थे। Sir, Rahul Gandhi also said that he will not, वो माफी नहीं मांगेंगे सावरकर की तरह, and he is standing by his words, and he is less than 4 weeks away from the jail if he doesn't go to the higher court. One thing I would like to say that in this context, Chief Minister of Maharashtra, Shinde ji, has already made it very clear that why Rahul Gandhi is continuously, consistently trying to disrespect Veer Savarkar. And on this context, I would like to speak, बिल्कुल, अरे हमारे उनकी उसमें सोच में बड़ा अंतर है। मैं ये बात पुनः दोहरा रहा हूं कि जब वीर सावरकर को तो 2 जन्मों का कारावास हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न। आप सावरकर थोड़ी हो सकते हैं कि जो अंग्रेजों से लड़के दो जन्मों का कारावास सह रहे हो। आप तो वो हैं जो अंग्रेज हुक्मरान की सदारत में बैठकर डिनर खाते थे, जिसके लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। तो वाकई कभी सपने में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के शौर्य और राष्ट्रभक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। And he is 4 weeks away from the jail. It is for him to decide, because as per the laid down constitutional and legal procedure, he is having every right to move to higher court. So whatever the decision of the court, we cannot predict whether he will get any relief from the higher court or not. We are not like that party, like the Congress, who considered themselves over and above the jurisprudence of the courts. अब ऐसे एक और बात बता दूं, मुझे अचानक ध्यान आ गया। जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि गांधी परिवार के लिए अलग नियम होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। हमें याद आ गया पिछली सरकार में जब हम लोग जाते थे एयरपोर्ट पे, तो जो विशिष्ट अतिथियों के लिए लाउंज होता, उसमें क्या लिखा रहता था? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, और नीचे लिखा रहता था श्री रॉबर्ट वड्रा। अलग विधान था परिवार के लिए। वही मानसिकता आज भी उनके ऊपर है। तिलमिलाहट इस बात की है कि मैंने अगर पिछड़ी जाति का अपमान भी कर दिया तो अलग कानून मेरे लिए होना चाहिए। वैसे तो मात्र कुछ महीने पुरानी तो बात है, पिछले साल जब एजेंडा यह था कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, और अशोक गहलोत जी ने ऐसा एजेंडा बदला कि भारत के इतिहास में पहला उदाहरण होगा कि जो पार्टी का संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो बागी हो जाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस में एजेंडा कब, कैसे, किस आधार पर बदल जाता है यह तो पता नहीं, पर एक एजेंडा तय है कि भारत का अपमान करना है,
मोदी जी के प्रति घृणा है, भाजपा के प्रति वैमनस्य है, और इसने कह दिया एजेंडा में एक और चीज जुड़ गई है कि पिछड़ी जातियों के प्रति भी अपमान और तिरस्कार है और उसके ऊपर मेरा अहंकार है। सर एक सवाल लास्ट सवाल सर कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके इस देश के लोकतंत्र को उनके परिवार के खून से सींचा गया है, और भगवान राम और पांडव को उन्होंने पूछा कि क्या वो भी परिवारवादी थे। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज तो ये तथाकथित सत्याग्रह गांधी जी की समाधि पे चल रहा है, अब वो कह रही है खून से सींचा, और हमें तो इतिहास में पढ़ाया कि एक बिना एक भी खून की बूंद बहाए आजादी मिल गई। तो भाई प्रियंका जी, क्या सत्य है ये तो बता दीजिए। जो आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में किताब में पढ़ाया गया कि गांधी जी ने बगैर खून की बूंद बहाए आजादी दे दी, या वो जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर यदि ये कह रही हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती से कहता हूं कि वो एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताएं जिसने अंग्रेजों के जमाने में जिसका खून बहा हो, जो अंग्रेज की गोली से मारा गया हो। नंबर 2, अंग्रेजों के समय में फांसी चढ़ा हो। नंबर 3, अंग्रेजों के समय में काला पानी गया हो। नंबर 4, लाला लाजपत राय जी जो 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको छोड़ दें तो जिसने लाठियां भी सही हो। हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण सुमधुर संबंध के चलते हुए बड़ी सहजता के साथ, जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ वो रहते थे। तो वो बता दें। कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता बहुत से लोग जाते थे, उनके साथ हुआ होगा। मैंने कहा उस स्तर का कोई व्यक्ति बता दे तो मैं उनकी बात स्वीकार करने को तैयार हूं। अपनी ही बातों को काटना यह कांग्रेस की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और मैं पुनः कह रहा हूं, एक ही बात है, वह स्पष्ट करें, यह तथाकथित सत्याग्रह किसके खिलाफ है? पिछड़ी जाति के अपमान के को जस्टिफाई करने के लिए है, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, या जिन हिंसात्मक लोगों को अपने साथ में रखा है यह उस अहिंसा के भी खिलाफ है। और मैं ये कहता हूं, यह सिर्फ भारत का अपमान नहीं है, भारत के न्यायालय का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान नहीं है, यह महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा अपमान है कि एक व्यक्तिगत आरोप में सजाए याफ्ता व्यक्ति जो पूर्व में एक नहीं अनेक मुकदमे झेल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल के ऊपर हैं, वो आकर गांधी जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह देखकर भी बहुत पीड़ा होती है।